मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि नेशन क्या होता है। नेशन मीन्स अ ग्रुप ऑफ होमोजेनस पीपल। होमोजेनस का मतलब होता है सिमिलर होना। होमोजेनस पीपल मीन्स एक सिमिलर या फिर एक तरह के लोग। नेशन मीन्स एक सेट ऑफ पीपल जो कि किसी एस्पेक्ट में सिमिलर है। ये एस्पेक्ट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कास्ट, रेस, लैंग्वेज, एथनिसिटी एक्सेट्रा। यानी कि सेम कास्ट वाले लोग या फिर सेम रेस या सेम लैंग्वेज वाले लोग। तो ये होमोजेनस पीपल मिलकर एक नेशन बनाते हैं। अब ये जो नेशन वर्ड है ये बिल्कुल अलग है एक और टर्म से जिसका नाम है कंट्री। इन दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज मत करना। नेशन का मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया एक सेट ऑफ सिमिलर या फिर होमोजेनस पीपल, लेकिन कंट्री का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल एंट्री जिसकी प्रॉपर बाउंड्रीज होती हैं, उसको एक गवर्नमेंट रन करती है और वो एक सोवरेन यानी कि इंडिपेंडेंट एंटिटी होती है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं तो मैं आपको यहाँ यूरोप का एग्जाम्पल दूंगा। यूरोप में हमें लैंग्वेज के बेसिस पर नेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो लोग स्पेनिश बोलते हैं वो अपने आप में एक नेशन है, जर्मन बोलने वाले लोग अपने आप में एक नेशन है, और ऐसे ही इटालियन और फ्रेंच बोलने वाले लोग अपने आप में एक नेशन है। तो ऐसे कई सारे नेशंस यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं और इन सभी नेशंस के पास अपने अपने कंट्रीज है। स्पेनिश वाले लोगों ने स्पेन बनाया, जर्मन बोलने वाले लोगों ने जर्मनी बनाया, फ्रेंच बोलने वालों ने फ्रांस और इटालियन बोलने वालों ने इटली बनाया। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि नेशन क्या होता है और कंट्री क्या होता है। अब हम अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में स्पेन, फ्रांस या इटली की तरह एक होमोजेनियस सेट ऑफ पीपल देखने को नहीं मिलते। इंडिया में हमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा। इनफैक्ट इसी वजह से ऐसा बोला जाता है कि ऑल्दो इंडिया एक कंट्री है, लेकिन इंडिया में एक नहीं बल्कि कई सारे नेशंस एग्जिस्ट करते हैं। नाउ यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली ये है कि एक पर्टिकुलर नेशन अगर एक कंट्री बनाता है तो फिर लोगों में एक दूसरे के लिए एक यूनिटी की फीलिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सभी लोग एक ही तरह के हैं और काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से, और इसलिए एक दूसरे को वन ऑफ अस ही समझते हैं। ऐसे कंट्रीज में जहाँ होमोजेनस सेट ऑफ पीपल रहते हैं, यहाँ लोग एक यूनाइटेड और एक इंटीग्रेटेड मैनर में रहते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल लें जो कि एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ लोगों में एक दूसरे के लिए यूनिटी की फीलिंग शायद इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है और किसी एक कम्युनिटी के लोग शायद वो वन ऑफ अस वाली फीलिंग ना शो कर पाए किसी दूसरी कम्युनिटी के लोगों की तरफ। इंडिया में डाइवर्सिटी की वजह से लोगों के बीच एक यूनिटी की फीलिंग शायद नेचुरली इतनी ज्यादा ना हो व्हेन कंपेयर टू कल्चरली होमोजेनियस कंट्रीज। अब अगर लोगों के बीच यूनिटी नहीं है तो फिर एक स्ट्रांग देश कैसे खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये लोग डिफरेंट कम्युनिटीज से बिलोंग करते हो बट है तो एक ही देश का हिस्सा। Despite of so much diversity, there is a need to promote and to instill unity among people, और ये किया जा सकता है नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू। अब देखते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को। नेशनल इंटीग्रेशन एक सोशल, साइकोलॉजिकल और एजुकेशनल प्रोसेस है जिसके थ्रू देश के सभी लोगों को इंटीग्रेट या फिर यूनाइट किया जाता है, और ये किया जाता है बाय प्रमोटिंग द फीलिंग ऑफ यूनिटी, सॉलिडारिटी एंड कोहिजन। कोहिजन का मतलब होता है स्टिकिंग अराउंड या बीइंग विद ईच अदर। नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू एक सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप डेवलप करी जाती है, यानी कि एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग सिटीजन्स कि हम सब एक साथ हैं और एक ही देश से बिलोंग करते हैं। साथ ही में नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू अपने कंट्री के टुवर्ड्स एक लॉयल्टी की फीलिंग भी प्रमोट करी जाती है। बेसिकली नेशनल इंटीग्रेशन में इन टोटल 3 चीजें हैं। पहला है यूनिटी एंड सॉलिडारिटी अमंग पीपल, दूसरा है एक सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड कॉमन सिटीजनशिप, और तीसरा है फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री। और नेशनल इंटीग्रेशन में मेनली 4 डायमेंशंस आती है: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल। नेशनल इंटीग्रेशन का कंसेप्ट इन चारों डायमेंशंस पर काम करता है। एक बात यहाँ याद रखना कि नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब यूनिटी है, यूनिफॉर्मिटी नहीं। यूनिटी का मतलब है कि जब लोग आपस में यूनाइट होते हैं, इसे यूनिटी बोलते हैं। अब ये लोग एक जैसे भी हो सकते हैं या फिर एक दूसरे से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है होमोजेनिटी, यानी कि सभी लोगों का एक जैसा होना। यूनिटी इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिफॉर्मिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन यूनिटी पर फोकस करता है, यूनिफॉर्मिटी पर नहीं। अगर एक कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस और स्टेबल कंट्री के रूप में उभरना है तो फिर उस कंट्री के लोगों को आपस में इंटीग्रेट करना काफी जरूरी है, और ये इंटीग्रेशन का प्रोसेस इंडिया जैसे कंट्रीज में जहां डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है वहां काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं ऑब्स्टिकल्स या फिर चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि कुछ ऐसे फिनोमेना जो कि नेशनल इंटीग्रेशन के अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि देश की यूनिटी और इंटेग्रिटी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें बेसिकली 4 तरह के फिनोमेना मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, जिनमें से पहला है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है सब नेशनलिज्म, यानी कि कंट्री के टुवर्ड्स लव और लॉयल्टी की बजाय अपने पर्टिकुलर रीजन या स्टेट को प्रेफरेंस देना।
इसके टुवर्ड्स अपनी लॉयल्टी दिखाना। सो दिस इज रीजनलिज्म, जहां रीजन को कंट्री के ऊपर प्रेफरेंस दी जाती है। रीजनलिज्म की तरह ही हमें सब रीजनलिज्म भी देखने को मिलता है, जहां एक रीजन के किसी पर्टिकुलर पार्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर द होल रीजन एंड ओवर द कंट्री। लेकिन कोई पर्सन रीजनलिज्म के फिनोमेना को प्रमोट क्यों करना चाहेगा, या फिर अपने रीजन को कंट्री के ऊपर प्रेफरेंस क्यों देना चाहेगा? इन मोस्ट केसेस इसका रीजन होता है पॉलिटिकल डिसकंटेंट, यानी कि पॉलिटिकल डोमेन में एक तरह की नाराजगी। और ये डिसकंटेंट कहाँ से आता है? वेल देखो, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भा रीजन है जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड है। अब जो इश्यूज विदर्भा के लोग फेस कर रहे हैं, इन इश्यूज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही स्टेट लेवल पर और ना ही नेशनल लेवल पर। अब इससे क्या होता है कि जो विदर्भा के लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हमें तो एक कोने में डाल दिया है और पॉलिटिकल सर्कल्स में हमारी सुनने वाला कोई नहीं है। यानी कि ये विदर्भा के लोग एक तरह का सिक्लूजन फील करने लगते हैं, और इस सिक्लूजन से पॉलिटिकल डिसकंटेंट आता है, यानी कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। और इससे ये जो लोग हैं ये अपनी खुद की आइडेंटिटी डिमांड करते हैं कि भाई हमें अपना खुद का स्टेट चाहिए, या फिर इन सम केसेस हमें अपना खुद का देश चाहिए जिसे हम अपने हिसाब से चला सकें। विदर्भा के केस में स्टेटहुड की डिमांड है, और अगर हम पंजाब में चल रहे खालिस्तान मूवमेंट को देखें तो यहाँ स्टेटहुड की नहीं बल्कि अपना खुद का देश बनाने की डिमांड है, यानी कि इंडिया से सेसीड होने की डिमांड है। रीजनलिज्म के ब्रॉड कंसेप्ट में सन ऑफ सॉइल का कंसेप्ट भी आता है, जिसके अकॉर्डिंग उस रीजन के लोगों को इकोनॉमिक रिसोर्सेज जैसे कि जॉब्स में प्रायोरिटी देने की बात रखी जाती है कि भाई जो हमारे रीजन में जॉब्स निकल रही हैं, इन जॉब्स पर पहला राइट हमारे रीजन के लोगों का ही होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बाहर के लोगों का। सो दिस इज सन ऑफ सॉइल कंसेप्ट जो कि रीजनलिज्म के अंडर आता है, और हमें ये इंडिया के कई सारे स्टेट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि महाराष्ट्र। सो ये थी पहली ऑब्स्टेकल टू नेशनल इंटीग्रेशन। सेकेंड ऑब्स्टेकल इज कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मीन्स अपनी रीजनल कम्युनिटी को प्रेफरेंस देना ओवर द कंट्री। साथ ही में एक और टेंडेंसी इंक्लूड होती है कि जो कम्युनल या रीजनल इंटरेस्ट है इन्हें प्रमोट करना इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर रिलीजन्स, मतलब अपने रिलीजियस इंटरेस्ट का फायदा करवाना भले ही किसी और रिलीजियस इंटरेस्ट का नुकसान हो रहा हो। ये जो कम्युनलिज्म है ये हमारी सोसाइटी में बढ़ा है जब ब्रिटिश के द्वारा रिलीजन को यूज किया गया इंडियन सोसाइटी में डिसयूनिटी प्रमोट करने के लिए। ब्रिटिश ने 1857 के रिवोल्ट में ये नोटिस किया कि सभी रिलीजन्स के लोग, भले ही वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम्स या फिर सिख्स, ये सभी मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। ऐसे एक और रिवोल्ट को प्रिवेंट करने के लिए ब्रिटिश ने रिलीजन के बेसिस पर हमें डिवाइड करने की कोशिश करी, और यहाँ से हमारी सोसाइटी में कम्युनलिज्म फैलने लगा। ब्रिटिश ने कई सारे एक्ट्स के थ्रू, जैसे कि 1909 या फिर 1919 या फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के थ्रू रिलीजन के बेसिस पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए रिलीजन का यूज किया गया, और इस पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन से कम्युनलिज्म को बूस्ट मिला। अगर मैं आपको रिलीजन का पॉलिटिसाइजेशन बताऊं कि ये कैसे होती है, तो इसमें आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन होना ऑन बेसिस ऑफ रिलीजन, जैसे कि पंजाब में अकाली दल। इसके अलावा रिलीजन के बेसिस पर प्रेशर ग्रुप्स का इमर्जेंस होना, जैसे कि आरएसएस। सो जब रिलीजन की पॉलिटिसाइजेशन होती है तो हमें कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया रिलीजन की पॉलिटिसाइजेशन से कम्युनलिज्म को बूस्ट मिलता है, तो हमें सोसाइटी में कम्युनलिज्म से रिलेटेड इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि रिलीजियस स्ट्रक्चर्स पर डिस्प्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद का टूटना। इसके अलावा हमें कम्युनल राइट्स के इंस्टेंसेस भी देखने को मिलते हैं। सो ये था सेकंड ऑब्स्टिकल इन नेशनल इंटीग्रेशन। थर्ड ऑब्स्टिकल है कास्टिज्म। कास्टिज्म मीन्स अपनी खुद की कास्ट को प्रेफरेंस देना अबव द कंट्री। अब जैसे कम्युनलिज्म को बूस्ट मिलता है रिलीजन की पॉलिटिसाइजेशन के थ्रू, वैसे ही कास्टिज्म को बूस्ट मिलता है कास्ट की पॉलिटिसाइजेशन से। और कास्टिज्म के इंस्टेंसेस में आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज की फॉर्मेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे कि बीएसपी, प्रेशर ग्रुप्स का फॉर्मेशन होना ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, जैसे कि हरिजन सेवक संघ, इलेक्शंस में टिकट्स का डिस्ट्रीब्यूट होना ऑन बेसिस ऑफ कास्ट, हायर और लोअर कास्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होना, रिजर्वेशन पॉलिसी के ऊपर डिस्प्यूट्स और पॉलिटिक्स होना, एक्सेट्रा। इसके बाद फोर्थ ऑब्स्टिकल टू नेशनल इंटीग्रेशन है लिंग्विज्म। लिंग्विज्म का मतलब होता है अपनी खुद की लैंग्वेज और वो लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस देना ओवर अदर पीपल। लिंग्विज्म को भी पॉलिटिसाइजेशन की वजह से काफी बूस्ट मिला है। लिंग्विज्म के हमें इंडिया में दो तरह के डायमेंशंस देखने को मिलते हैं। पहला है लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा है इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज पर डिस्प्यूट्स। इसमें जो पहली डायमेंशन है लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन, ये स्टार्ट हुआ था फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट से, जो कि था आंध्रा, जिसे मद्रास स्टेट से 1953 में अलग करके बनाया गया था ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि आंध्रा रीजन में तेलुगु बोली जाती है और मद्रास में तमिल। आंध्रा के बनने के बाद लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनने की डिमांड ज्यादा बढ़ी और हमें बॉम्बे,
असम और पंजाब स्टेट्स की बाइफर्केशन देखने को मिली ऑन बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब सेकेंड डायमेंशन में 1963 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट पास किया गया, जिसने हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। अब क्योंकि साउथ इंडिया के स्टेट्स में हिंदी इतनी बोली नहीं जाती, इसलिए इस एक्ट के पास होने के बाद साउथ इंडिया में एंटी हिंदी एजिटेशन देखने को मिली है। और इस एजिटेशन के रिजल्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि इंग्लिश को एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा जाएगा। साथ ही में इस लिंग्विज्म की फीलिंग को बूस्ट मिला है स्टेट्स में रीजनल पार्टीज के राइज के साथ, जैसे कि शिवसेना। इस लिंग्विज्म की वजह से हिंदी इंडिया की लिंगुआ फ्रैंका या फिर एक प्राइमरी लैंग्वेज के रूप में उभर नहीं पाई। सो ये थे 4 ऑब्स्टिकल्स इंडिया के नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। इंडिया में डाइवर्स ग्रुप्स के बीच यूनिटी लाने के लिए और नेशनल इंटीग्रेशन बिल्ड करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1961 में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल कन्वीन करी, जिसमें नेशनल इंटीग्रेशन के जो 4 ऑब्स्टिकल्स हैं जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए, इनको टैकल करने के लिए इसके ऊपर डिस्कशंस करी गई। इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया गया कि एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल सेटअप करी जाएगी, जिसका पर्पस होगा नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड मैटर्स को रिव्यू करना और नेसेसरी रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करना। ये नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल 1961 में ही बन गई थी और इसकी पहली मीटिंग 1962 में हुई थी। इस काउंसिल को लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, जो कि इसके चेयरमैन होते हैं। साथ ही में इसमें होते हैं लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, leaders of national and regional political parties, chairmen of various national commissions, eminent journalists, public figures, major business organizations के representatives और women organization के representatives। अब तक इस बॉडी की टोटल 16 मीटिंग्स हो चुकी हैं और लास्ट मीटिंग 2013 में हुई थी। नेक्स्ट है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी। ये बॉडी सेटअप करी गई थी 1962 में और ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर। इस बॉडी का काम है हमारे देश में कम्युनल हार्मनी, फ्रेटर्निटी और नेशनल इंटीग्रेशन प्रमोट करना। सो ये था नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक। आई होप यू लाइक द वीडियो। फॉलो फॉर मोर।